ये वीडियो उन माता पिताओं के लिए है जो अभी 60-65 साल के हो गए हैं और उनके पास पैसा है। मान लीजिए जो पतिदेव हैं वो बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे, उनको कुछ ESOPs मिले हैं। वो उनकी जो बीवी है वो कोई IT कंपनी में नौकरी कर रही थी, फिर वो रिटायर हो गई हैं, तो उनके पास भी कुछ ESOPs है। वो सब मिला के उनके पास 2.5-3 करोड़ रुपया है, घर है। तो अभी वो अपने बच्चों की मदद करना चाहते हैं। बच्चों की मदद तो कैसे करते हैं? एक और घर खरीद के। तो बोलते नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को मैं घर दूंगा। तो मैं नहीं मानता कि कोई ढंग का तरीका है अपने बच्चों की मदद करने की। ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अपने बच्चों की मदद के हिसाब में घर लेना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, तो मैं उसमें से आपको बोलूँ आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। घर नहीं लेना चाहिए। आपके पास जो घर है वो ठीक है। अच्छा, आपके पास 2.5 करोड़ है, अभी आप 65 साल के हो, आपको लगता है कि आप बहुत पैसा अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाने वाले हो, तो मतलब आपका ये गलत फहमी है, क्योंकि आपने गणित ठीक से नहीं किया है। 2.5 करोड़ है और आप 2 लोग हैं, तो बहुत पैसा नहीं छूटने वाला है। तो आप थोड़ा उसमें भी संभाल लीजिए। तो और माँ बाप ऐसे होते हैं जो एक आदमी ऐसा है जिसको घर खरीदना है, और मैंने उनसे पूछा आपको घर क्यों खरीदना है? तो बोले नहीं, मेरे बेटे के लिए घर खरीदना है। अब ये बहुत ही फ़नी है, क्योंकि उनके 2 बेटे हैं, एक US चला गया है और एक भारत में है। जो US चला गया है वो लौट के आने वाला नहीं है, और जो भारत में है वो शादी करने वाला नहीं है। तो इनको घर की क्या ज़रूरत है? एक जो बड़ा घर है वो काफ़ी है, उनका बेटा वहीं रह रहा है और बहुत ट्रैवल करता है, तो वो चाहता ही नहीं है कि वो खुद जाके अकेले में रहे, तो माँ बाप के साथ ही रह रहा है। लेकिन उनको लगता है कि मेरे दूसरे बेटे के लिए मुझे घर खरीदना चाहिए। तो व्हाट कैन यू डू? आप अपने बच्चों की सचमुच मदद कैसे कर सकते हैं? पहला, अपने सेहत का ख्याल रखिए। जब आपको मदद की ज़रूरत है तब मांगिए। जब आप बीमार होते हैं तो बच्चे को बताइए कि आप बीमार हैं। ऐसा नहीं कि छुपा के रखें और बाद में बहुत बढ़ जाएगा, फिर बच्चों को पता तो चलना ही है, तो उसको छुपा के ना रखें। ऐसा नहीं कि हर एक बार जुकाम हुआ तो फ़ोन करके बोलें, लेकिन कोई भी बड़ी चीज़ है, आप अपने डेंटल काम भी करवाना चाहते हैं तो बताइए कि आप करा रहे हो। कम्युनिकेट कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सेकेंड, अगर आपके पास घर है खुद का, आपके पास, आपके बीवी के पास या जॉइंटली जैसे भी हैं, वसीयत बनाना मत भूलिए, क्योंकि आज वसीयत के बगैर वो घर आपकी बीवी के पास भी नहीं जाएगा और आपके बच्चों के पास भी नहीं जाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत लोग बोलने वाले हो कि नहीं नहीं, ये तो चला जाएगा, लेकिन जब वो बेचना चाहते हैं तो बहुत दिक्कतें होती है। तो आपको एक बराबर का वसीयत बनाना पड़ेगा, और वसीयत बना के अपने बिल्डिंग में जमा करना होगा कि मेरे नॉमिनेशन में मेरा बेटा है या मेरी बीवी है, और मैंने वसीयत बनाया है, और वो वसीयत का कॉपी समय आने पर मैं दूंगा। ये आपको सोसाइटी को बता के रखना चाहिए, ताकि वो जो ट्रांसफ़र होता है वो स्मूथ हो जाए। आप एक बात और याद रखिए, आपके जो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, बैंक है, वो सब नॉमिनेशन से हो जाएगा, लेकिन रियल एस्टेट में नॉमिनेशन से हो भी अगर जाए तो नया जो ख़रीदार है वो मांगेगा कि भाई इनके पास कैसे आया। आपकी बीवी से पूछेगा आपने घर कहाँ से ख़रीदा, तो बोलेगी हाँ ये तो मेरे पतिदेव का था, वो गुजर गए, अब मेरा हो गया। तो बताएंगे उसका मुझे प्रूफ दीजिए, क्योंकि अगर आप वो प्रूफ नहीं देंगे तो उनका जो लेंडर है, जो उनको लोन दे रहा है, वो नहीं देगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो आप थोड़ा इसमें संभाल के कीजिए। तो पहला, अपना सेहत का ख्याल कीजिए, रेगुलर चेकअप कराइए, अपनी फ्रेंड सर्कल क्रिएट कीजिए, उनके साथ रहिए, वसीयत बनाइए। ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अपना जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपके पास शेयर्स हैं तो उसको डीमैट कराओ, वो सब कराओ, और अपने बच्चों को बताओ कि आपने क्या क्या निवेश किया है, क्यों किया है, और वसीयत में क्या लिखा है, सब बताइए। अगर आप बेटे को ज़्यादा देना चाहते हैं, बेटी को कम देना चाहते हैं, तो बताइए कि बेटी को बोलिए, देख तुम्हारे शादी में मैंने इतना खर्च किया, इसीलिए उतना पैसा ज़्यादा आपके भाई को दे रहा हूँ। या तो आप ये समझाइए अपने बेटे को कि भाई तुम्हारे पढ़ाई पे मैंने बहुत खर्चा किया, इसलिए मैं बेटी को ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ। आपका पैसा है, आप तय कर सकते हो कि उसका क्या हो।
लेकिन वो उसको कम्युनिकेट करने की बहुत ज़रूरत है, अपने बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि आप इस पैसे का क्यों ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं। या तो बच्चों को बता दीजिए मेरे पास 2 करोड़ रुपया शायद बचेगा, उसमें से 1 करोड़ रुपया मैं चैरिटी में देना चाहता हूँ और 50 लाख तुम्हारा और 50 लाख तुम्हारा, वो भी ठीक है। कोई भी आप जो भी निर्णय लेते हैं आपका पैसा है, आपका निर्णय है, लेकिन कम्युनिकेट करेंगे तो बाद में ये नहीं होगा कि बेटा अपने बेटी अपनी बहन को नहीं बोले कि देख मम्मी माता पिता को तुमसे ज़्यादा प्यार थी इसलिए तुम्हें ज़्यादा पैसा दिया। तो उनके बाद आप पैसे को ठीक तरह से नहीं बांटने के वजह से भाई बहन में झगड़ा होती है, फिर सालों साल बात नहीं करते। ऐसा सब परिस्थिति मत खड़ा कीजिए। अगर आपके बच्चों आपका इन्वेस्टमेंट्स नहीं संभालने वाले हैं, नहीं देखभाल करने वाले हैं, तो बहुत सिंप्लीफाई कर दीजिए। हाँ, आप 80-85 साल के होंगे तो सब पैसे को बैंक FD वगैरह कर दीजिए ताकि कल आप उसको इजीली मैनेज कर सकें। आइडियली तो ये होना चाहिए कि आपके बच्चे आपकी मदद करके वो आपके लिए मैनेज कर रहे हैं आपके साथ। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप उसको सब बैंक फिक्स डिपॉजिट या एक इंश्योरेंस कंपनी की एन्युइटी ऐसे में बदल दीजिए ताकि आप उसको इजीली हैंडल कर सकें, राइट। अगर आपके पास डीमैट नहीं है तो उसको डीमैट कराइए, क्योंकि नॉन डीमैट शेयर्स में ज़्यादा तकलीफ होती है, राइट। जब आप 59-60 के होंगे तभी आप ये रिसर्च कीजिए कि कौन सा सीनियर सिटीज़न होम में आप रहना चाहते हैं। आप अपने घर में 70 साल तक शायद रह पाओगे, उसके बाद घर में अकेला रहना इजी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में से पति पत्नी में से एक को भी अगर डिमेंशिया हो गया या कुछ और हो गया तो मतलब दूसरे का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। आप एक और बात समझिए, 75 साल के आदमी को संभालने वाला भी 70 साल की हो गई है। ऐसे नहीं कि वो 35 साल की जवान है, तो वो आपकी दवाई की ख्याल करेगी, खुद की दवाई की ख्याल करेगी। फिर उसको पता है कि आपको डिमेंशिया है, तो आप जब वो नहाने भी जाएगी उसको मतलब घर में कड़ी लगा के जाएगी ताकि आप कहीं बाहर नहीं चले जाएं। ये सब बहुत तकलीफ़ है। तो उस समय में सीनियर सिटीज़न होम के बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए कि आपको कहाँ रहना है 70 साल के बाद 85 साल तक। उसके बाद आप जीरियाट्रिक केयर में रहेंगे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप बैठ के ये सब चीज़ों पे रिसर्च करें। आपके बच्चों से मत पूछिए कि मैं सीनियर सिटीज़न जाऊं कि नहीं जाऊं, इट इज़ वेरी इमोशनल। वो तो बोलेंगे नहीं जाओ, हम हैं। तो आप वो सब चीज़ें हैं, बहुत प्यार है, मोहब्बत है, आपके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं, वो सब सही है। लेकिन अगर एक साथ रहने लगोगे तो काफ़ी टेंशन आ जाएगा। तो सिंपल चीज़ें, आपकी बहू बोलेगी अब ये फटा हुआ बनियन पहन के बाहर मत आओ, हमारे दोस्त आते हैं, तो आपको ख़राब लग सकता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ही प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, बड़ी चीज़ों में प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होती है। मैं तो ये मानता हूँ कि सब लोगों को सीनियर सिटीज़न होम में ही रहना चाहिए। सीनियर सिटीज़न होम्स आर वेरी नाइस फॉर पीपल टू स्टे। तो आप वो सब तय कर लीजिए। बी वेरी ग्रेटफुल। डोंट थिंक योर ग्रैंड चिल्ड्रन हैव टाइम फॉर यू, दे आर ऑल्सो बिजी। उनका लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रेस है। और आपके 35 साल के बच्चे को आप ज्ञान मत दो कि उसके लाइफ में उसको क्या करनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी आप जी चुके हैं, उसकी ज़िंदगी उसे जीने दीजिए। आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता है तो बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, मतलब आपकी दिमाग की जो क्षमता है कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझने की वो रोज़ कम होती जा रही है, अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। ये सब चीज़ें कीजिए। घर खरीद के मत दीजिए। 99% वो आपके जाने के कुछ ही समय में बिक जाएगा। और उसमें आपने वसीयत ठीक से नहीं बनाया और नॉमिनेशन ठीक नहीं है, तो कुछ बच्चे इतना पैसा कमाते हैं यूएस में, वो उस घर को भी छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको बहुत दुख होगा उसके बाद। तो ये मिनिमाइज़ कीजिए रियल एस्टेट, ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स रखिए, बिकॉज इट इज़ ईजियर टू हैंड ओवर टू पीपल। ऑल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये सब संभाल के कीजिए। थैंक यू।